नमस्कार दोस्तों। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आईसिस और अलकायदा जिन्होंने तहलका मचा रखा है मिडिल ईस्ट में, और सीरिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं, इराक का हाल देख ही चुके हैं, वो इंडिया में घुसने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं। बट ऑल थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी एजेंसीज की कभी उनको बहुत सीरियसली घुसने का मौका नहीं मिला इंडिया में, और इंडियन एजेंसीज ने हमेशा उनके ऊपर बहुत सीरियस क्रैकडाउन्स किए हैं। इसीलिए वो खुद कोई बहुत बड़ी घटना नहीं कर पाते। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कश्मीर बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं कुछ, उनके थ्रू कुछ घटना करने की कोशिश करते हैं या उनको बाहर से फंड करते हैं। इससे ज़्यादा उनका अपना कदम कुछ भी नहीं है भारत में। अब वो लगातार, अभी कुछ महीनों पहले भी एक घटना आई थी सामने, जहां पर आईसिस ने कोशिश करी थी कुछ अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन हमारी एजेंसीज ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी से रिलेटेड एक घटना हुई थी। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में, मतलब कि 1 मार्च 2024 को, जो बैंगलोर का काफ़ी फेमस रामेश्वरम कैफ़े है, वहां पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया था। अब इस टेररिस्ट अटैक में कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं था जिसमें बहुत बड़ा कुछ हुआ हो या बहुत लोगों की जान गई। उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। 9 लोगों की इसमें जान गई थी, 9 लोग की, सॉरी, इसमें 9 लोग इंजर्ड हुए थे इसमें। लेकिन इस पूरे अटैक को एनआईए ने बहुत सीरियसली लिया। जब इन्वेस्टिगेशन करने आई एनआईए, तो उन्होंने सीरियसली इसलिए लिया कि ये जो पूरा अटैक था, इससे आईसिस जो है वो एक्टिवेट हो चुका है दोबारा इंडिया में, ऐसा एनआईए का कहना था। और ये मॉड्यूल पहले कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स के थ्रू वर्क कर रहा था, लेकिन अब ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो चुके हैं। इन्होंने कई सारे अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है, और साउथ इंडिया के कई सारे मतलब स्टेट्स हैं, वहाँ पर इनको एक्टिवेट किया गया है। जैसे कर्नाटका में एक्टिवेट किया गया, केरला में एक्टिवेट किया गया। इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को इनकी गतिविधियाँ मिल रही हैं। इसलिए एनआईए ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया था। अब एनआईए ने इस केस में चार्जशीट फाइल की, और चार्जशीट के अगर आप खुलासे देखोगे कि ये एग्जैक्टली ये आईसिस चाहता क्या है इंडिया में, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, तो आप अगला 10-15 मिनट में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले तो इसमें ये बात बताई गई कि ये लोग अपना एक आईसिस का खुद का प्रोविंस बनाना चाहते थे भारत में। और दूसरी चीज़ एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये मेंशन करी है कि ये जो अटैक हुआ था रामेश्वरम कैफ़े पे, एक्चुअली ये लोग अटैक करना चाहते थे बीजेपी ऑफिस को। जो बीजेपी ऑफिस को उस दिन ही अटैक करना चाहते थे जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। उस दिन एक मैसेज देने के लिए बीजेपी ऑफिस को बॉम्ब करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर ये किन्हीं कारणों से और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बॉम्ब नहीं रख पाते हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने चूज़ किया कि हम रामेश्वरम कैफ़े को बॉम्ब करेंगे, आईडी ब्लास्ट करेंगे वहाँ पर। और वहाँ पर भी इनकी गलती हो गई कि इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट बहुत बड़ा होगा, वो उतना बड़ा नहीं हुआ। ऑल थैंक्स टू गॉड कि वो बच गया, वो उतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई उसमें सीरियस। तो इस तरीके से एनआईए ने अपनी चार्जशीट फाइल की है। अब इस पूरे केस में 4 अक्यूज थे। एक का नाम है मुसफ़िर हुसैन शाजिब, दूसरे का नाम है अब्दुल मतीन अहमद ताहा, तीसरे का नाम रहा माज मुनीर अहमद, और चौथे का नाम है मुजम्मिल शरीफ। अलग अलग धाराओं, अलग अलग एक्ट्स में इनको चार्जशीट, इनकी फाइल बनाई गई है। जैसे यूएपीए में बनाई गई है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट में बनाई गई है, पीडीएलपी एक्ट में बनाई गई है, और फिर अब फाइनली कोर्ट में चार्जशीट डाल दी गई है। अब यहाँ पर ये 2 लड़के हैं जिसका नाम है मुसव्विर हुसैन शाजिब और उसके अलावा मतीन ताहा, ये दोनों जो है ये मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे इस पूरे अटैक के। इवन जो ये शाजिब नाम का लड़का है, ये मास्टरमाइंड था इस पूरे अटैक का। ही इज़ ए क्वालिफाइड इंजीनियर और काफ़ी कम एज का लड़का है ये। और ये दोनों जो हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों जो है इंडिया के ही सिटीजन्स हैं। ये एक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका स्टेट में, उसी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है तीर्थाहल्ली। ये तीर्थाहल्ली जो है, तीर्थाहल्ली मॉड्यूल काफ़ी इनफेमस भी रहा है अपनी अलग अलग टेररिस्ट गतिविधियों के लिए। तो उसी तीर्थाहल्ली जगह से ये दोनों बिलोंग करते हैं, और लंबे समय से ये लोग आईसिस के मॉड्यूल के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो इन्होंने ही ये पूरा प्लान किया था पहले बीजेपी ऑफिस को उड़ाने का, और उसके बाद इन्होंने प्लान किया रामेश्वरम कैफे को बॉम्ब करने का। अब यहाँ पर जो शाजिब है, उसने इस पूरे मामले में जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, और जो अब्दुल मतीन ताहा है, उसने जितना भी यहाँ पर सपोर्ट था वो इसने किया था। अब ये दोनों जो लड़के हैं, शाजिब और ताहा, ये साल 2020 से ही अब्सकॉन्डिंग थे। को एनआईए साल 2020 से ही खोज रही थी। एक बहुत बड़ा केस हुआ था वहाँ पर, एक एसआई जो है कर्नाटका पुलिस के, उनका मर्डर हुआ था। तो उनके मर्डर में इन दोनों को पहले पाया गया कि ये दोनों जो है आरोपी हैं, शाजिब और ताहा। हालांकि उस समय पर किसी को पता नहीं था कि ये आईसिस के मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए, लेकिन जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई, जांच की गई, तो जहां पर ये रहते थे, वहां पर जो इनके हाइडआउट थे, वहां से पता लगा कि ये दोनों आईसिस मॉड्यूल के साथ में जुड़े हुए थे। और कई सारे आर्टिकल्स और कई सारी ऐसे इमेज,
और इनके कन्वर्सेशंस ऐसे पाए गए जिससे पता चला कि ये लोग तो टेररिस्ट ग्रुप था एक, अल हिंद, जो उस टाइम पर काफ़ी इनफेमस था भारत में 2020 के टाइम पर, उसके साथ जुड़े हुए थे। अब ये अल हिंद मॉड्यूल जो है ना, इसमें कम से कम 10-20 से 25 लोग जुड़े हुए थे इस पूरे मॉड्यूल के साथ में, और ये बहुत इनफेमस रहा है कई सारी ऐसे बड़ी बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए। इस अल हिंद मॉड्यूल ने ग्रेफिटी केस हुआ था 2020 में ही, इसी शिवमोगा के तिरथाहल्ली डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने ग्राफिटी बनाई थी आईसिस को सपोर्ट करते हुए। ये बेसिकली अपना एक इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते थे साउथ इंडिया के जंगलों में, और उसके लिए इन्होंने ग्राफिटीज़ बनाई हुई थी डिफरेंट, जिसके बाद एजेंसीज ने काफ़ी सीरियस क्रैकडाउन किया इस ग्रुप के ऊपर। तो इन दोनों जो ये ग्रुप को ऑपरेट कर रहे थे, ये दोनों ये ग्रुप बंद कर देते हैं, और उसके बाद ये आईसिस के डायरेक्ट ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, और उसके तहत ये ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं 2020 के बाद। तो 2020 के बाद ये अंडरग्राउंड हो गए थे। अभी फिर 2024 में घटना के बाद जो है ये फरार थे, और वेस्ट बंगाल से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इनका काफ़ी बड़ा, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका कनेक्शन काफ़ी होता है आपस में स्टेट्स में। तो ये अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, वहाँ पर इनके सीरियस हाइडआउट्स होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, और वेस्ट बंगाल से इनको फाइनली कोलकाता से जाकर के गिरफ्तार किया गया था। अब अगर आप देखोगे कि इस पूरे अटैक के लिए फंडिंग इन्होंने कहाँ से है, तो इनका फॉरेन, इनकी पूरी फंडिंग जो है वो फॉरेन फंडिंग थी, और इनका जो फॉरेन हैंडलर था वो इनको क्रिप्टो करेंसीज में फंडिंग भेजता था। अगर आप देखोगे ना, तो ये क्रिप्टो करेंसीज में ही आजकल जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन भी देशों में ऑपरेट कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी की मदद से ही कर रहे हैं, बिकॉज इनको क्रिप्टो करेंसीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट इनका ट्रैक नहीं रख सकती कि कहाँ से आ रही हैं, इनका सोर्स नहीं पता किया जा सकता। तो पहले देखो, पहले स्मगलिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी, कैश स्मगल करना पड़ता था इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, या डिफरेंट तरीके से हवाला के थ्रू या तमाम ऐसे तरीकों से इनको स्मगल करना पड़ता था, जो कि बहुत टीडियस प्रोसेस होता था। अब इनका प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। तो क्रिप्टो करेंसीज की मदद से इन तक पैसे पहुंचे, और इसीलिए कहा जाता है कि टेलीग्राम एक बहुत ही डेंजरस ऐप है, उसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जाता है। हाँ, उसका पॉजिटिव भी यूज़ है, लेकिन उसके नेगेटिव यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए टेलीग्राम के ऊपर आप देखोगे अलग अलग देशों ने अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, और बहुत सारे देश उसको बैन भी करना चाहते हैं। इवन इंडिया भी उसको बैन करना चाहता है इसी वजह से, क्योंकि टेलीग्राम पर, इसी क्रिप्टो करेंसीज को टेलीग्राम पर ऐसे तमाम P2P पीयर टू पीयर चैनल्स हैं जिनके माध्यम से इन क्रिप्टो करेंसीज को कैश में बदल करके आपको चुटकियों में दे दिया जाएगा। अगर आप भी सर्च करोगे ऐसे आपको चैनल्स मिल जाएंगे। तो इन्होंने भी वही किया कि इन्होंने टेलीग्राम बेस्ड पीयर टू पीयर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बेसिस पर, उसकी हेल्प से इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को कैश में बदलवा लिया, और उससे इस पूरे अपने अटैक को इन्होंने अंजाम दिया वहाँ पर जहाँ पर। अब जब मैं आपको बात कर रहा था तिरथाहल्ली मॉड्यूल के बारे में, तो ये तिरथाहल्ली मॉड्यूल जो है ये कर्नाटका में कर्नाटका और साउथ इंडिया के और भी स्टेट्स में, केरला में, कर्नाटका में, इन सारे स्टेट्स में एक अपना इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहता था। और ये तिरथाहल्ली मॉड्यूल के ऊपर भी काफ़ी सीरियस क्रैकडाउन किया गया। इसके भी कई सारे मेंबर्स को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया था हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा। अब बेसिकली ये लोग चाहते क्या थे, अब समझिए आपकी, ये जो अल हिंद मॉड्यूल था जिसमें 20 मेंबर थे, इसको महबूब पाशा, जिसको एक घोषित टेररिस्ट कहा गया है, और उसके साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये दोनों जो हैं ये मतलब सुपर मतलब सीनियर लोग हैं इस पूरे मॉड्यूल के। तो इस अल हिंद मॉड्यूल के थ्रू ये महबूब पाशा और ख्वाजा मोइनुद्दीन जो हैं वो आईसिस के लीडर्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड थे, और आईसिस के लीडर के साथ मिल करके ये बेसिकली अपना एक आईसिस का प्रोविंस बनाना चाहते थे इंडिया में। आईसिस के प्रोविंस का नाम रखना चाहते थे ये लोग दैश विलाया। तो दैश विलाया प्रोविंस ही अपना बनाना चाहते थे। कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जो इन स्टेट्स के जंगल्स हैं, जो आपस में कनेक्टेड हैं, वहाँ पर ये आईसिस का ऐसा गढ़ बनाना चाहते थे ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज या पुलिस फोर्सेस या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज जो इंडिया की है वो इनसे टक्कर ना ले पाएँ। जैसे इन्होंने अपना एक गढ़ बना लिया है ना सीरिया के अंदर में, तो ये चाहते हैं कि वैसा ही हम हर देश में बना लें, जैसे ही अफगानिस्तान में बना पाए, जिस भी देश में गए हैं वहाँ पर अपना एक इम्पॉर्टेंट गढ़ बना लिया उन्होंने, उसी तरीके का ये इंडिया में बनाना चाहते थे, और इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर से ये ऑपरेट करना चाहते थे। अब अगर आप देखोगे ना, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसके लिए तमाम ऐसी किताबें, आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा सैंडलवुड, चंदन का स्मगलर था वीरप्पन नाम का। तो वीरप्पन जो है वो जंगलों से ऑपरेट करता था, और वो स्टेट्स के बीच में बॉर्डर क्रॉस करके चकमा दिया करता था। जैसे उस टाइम की पुलिस फोर्सेस हैं, तो पुलिस फोर्सेस के क्या चैलेंजेस होते हैं आउट ऑफ स्टेट, मतलब आउट ऑफ स्टेट ऑपरेट करने के लिए, तो वो सारे चीज़ों का वो फ़ायदा उठा करके स्टेट्स के बीच में बॉर्डर क्रॉस करके वो चकमा दिया करता था फोर्सेस को। तो इस तरीके से वीरप्पन के ऊपर जितना लिखा पढ़ा गया था, उसके ऊपर जितनी किताबें लिखी गई थी, जितने आर्टिकल्स लिखे गए थे, जो उस टाइम के जो लोग ऑपरेट कर रहे थे वीरप्पन को पकड़ने के लिए, उनके द्वारा लिखी गई थी, उसको इन्होंने देखा था, उसको पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद जंगल का सर्वे करना शुरू किया था। उसके बाद इनके पास से ना नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज के भी कई सारे आर्टिकल्स मिले।
हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को ये क्यों पढ़ रहे थे, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो पूछा गया, तो इन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट जो इंसर्जेंसी है वहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, ताकि हम उन्हीं चैलेंजेस का फ़ायदा उठा करके यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना पाएँ। अब जैसे क्या होता है, देखिए नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो रही है, कोई नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंट ग्रुप है, वो काफ़ी एक्टिव है, वो कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पर सीआरपीएफ की कंपनी भेज दी एक। अब सीआरपीएफ में जो कंपनी भेजी है उसमें उत्तर प्रदेश के जवान हैं, बिहार के जवान हैं, राजस्थान के जवान हैं, मतलब इस तरीके से वो लोग हैं। तो वो जब वहाँ पर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के किसी भी जगह पे, तो उसके फॉरेस्ट को वो लोग दे आर नॉट वेल वर्स विद द फॉरेस्ट, वो जानते नहीं है उस जगह के बारे में, तो वहाँ पर उनको ऑपरेट करने में काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए। तो इस चीज़ को ये पढ़ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि चैलेंजेस क्या हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, और उन्होंने खुद ये बात एनआईए को बताया। एनआईए ने अपने चार्जशीट में मेंशन किया कि इस तरीके का ये दैश विलाया इस तरीके से करके एक प्रोविंस बनाना चाहते हैं आईसिस का, और ये अगले 3-4 साल में बनाना चाहते हैं, और इसीलिए ये लोग दोबारा से एक्टिवेट हुए हैं। 2014-15 में इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी 2020 के बाद से इसीलिए ये लोग दोबारा से एक्टिवेट हुए हैं, और इसलिए ये लोग वीरप्पन को भी पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज के बारे में भी इनके मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं। और अभी तो सिर्फ 20 लोग वो हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जो डायरेक्ट आईसिस के साथ जुड़े हुए हैं। जो आईसिस का ये अल हिंद मॉड्यूल है, इसके साथ जुड़े हुए थे, इसको बंद करके फिर दूसरे मॉड्यूल में जुड़े हुए हैं। अभी इसके कितने सारे स्लीपर सेल्स होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट इवन कनेक्टेड टू ईच अदर। ये अपने आप में एक छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, 3-4 ग्रुप में ऑपरेट करते हैं, और वो फिर सुपर सीट जो सीधा सुपर हेड है इनका महबूब पाशा या ये लोग, इनको सीधा रिपोर्ट करते हैं, या जो बाहर बैठे हुए जो फंडिंग कर रहे हैं उनको सीधा ये लोग रिपोर्ट करते हैं। तो आपस में भी कनेक्टेड नहीं है कि अगर कोई एक अरेस्ट हो गया तो बाकियों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल, पढ़े लिखे लोग हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारे, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में मेंशन किया कि ये सारे जो है ये इंडियन सिटीजन्स हैं, तो इस वजह से भी और दिक्कत आ रही है, बिकॉज दे आर वेरी वेल वर्स विद द कंडीशंस ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि इनका एजेंडा क्या और कितनी खतरनाक बात है ये इंडिया के लिए, कि ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो इंडिया में दोबारा से एक्टिवेट हो रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी घटनाएं करने का इनका एजेंडा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अभी अपना सबसे बड़ा ऑफर लेकर के आई है अपने यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए। अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए 50% तक का डिस्काउंट दिया है। और अब जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते थे, उसमें हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उसको कोर्स फीस सिर्फ 24,999 कर दी है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। उसके साथ में आपको इसी कोर्स में 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी मिलेंगे, प्लस इसके साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज़ है, जितने भी आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी मिलेगा। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है अपने आप में, जो कि आपको सिर्फ 24,999 में मिल रहा है। मतलब इसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।